बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा जितनी की जाए वो कम है। और आज किरण रिजिजू साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह न करे। क्या विपक्ष गुमराह कर रहा है? जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, क्या विपक्ष गुमराह कर रहा है वक्फ बिल पर अगर बात हो? क्योंकि विपक्षी नेताओं ने साफ साफ कहा, जो जेपीसी के मेंबर हैं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जितने संशोधन या जितनी आपत्तियां यहां दर्ज कराई थीं उसको दरकिनार कर दिया गया, उसको लिखा ही नहीं गया। और दूसरी तरफ आज ईद के मौके पे काली पट्टी के साथ लोगों ने कई अलग अलग जगहों पे लोगों ने नमाज अदा की है। तो क्या कहा जाए, कैसे देखा जाए? और इन सब को किनारे रखिए, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। अगर दोनों को भी सामने लेके आइए, चिराग पासवान को भी सामने लेके आइए, जयंत चौधरी को भी सामने लेके आइए, तो तस्वीर तो कुछ और दिखाई देती है। एक बड़ी हलचल नहीं दिखती क्या सुनील शुक्ला जी? राजीव जी, विपक्ष वक्फ बिल को लेकर के देश को आगाह कर रहा है, वो गुमराह नहीं कर रहा। और जो देश को आगाह कर रहा है यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी को भी वक्फ के मसले को का कोई समाधान नहीं करना है। आखिर आप वक्फ का बिल क्यों लेके आ रहे हैं? आपका यह कहना है कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर के तमाम तरह की शिकायतें, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कौन सी कार्रवाई की गई है? पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में सत्ता में आप हैं, 2002 से आप गुजरात में सत्ता में हैं, लगभग 20 वर्षों से आप बिहार में सत्ता में हैं, जेडीयू के साथ कुछ समय काल छोड़ दीजिए। 8 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में है। इसके पहले कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, तमाम लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में वक्फ के विवाद का समाधान करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की? कहीं नहीं की। कर्नाटक में पिछली सरकार इनकी थी। तो वक्फ का कोई विवाद इनको समाधान उसका नहीं करना है। उस मुद्दे को लेकर के फिर वही ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। अपने मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश है कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों को जो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मैंने ठीक कर दिया, यह संदेश बनाए रखने की कोशिश है। आप वक्फ के लोगों के द्वारा दान दी गई संपत्ति का हक जताने वाले आप कौन होते हैं? जो यह आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ का विवाद और कोई विवाद नहीं है, उसकी संपत्तियों पे कब्जा करने की कोशिश है। और अपने चहेते जो औद्योगिक घराने हैं, उद्योगपति हैं, उनको सौंपने का प्रयास है। लोगों ने अपनी संपत्तियां दान दी। हो सकता है कि है भी कि वक्फ को लेकर के तमाम तरह की शिकायतें जगह जगह है, उनको दूर कर दीजिए आप। उनका असमाधान तो सरकार के स्तर पर हो सकता है, प्रशासनिक स्तर पर हो सकता है। इसके लिए सरकार के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार, अब जमीनों के अभिलेख सबके पास है और उनका समाधान प्रशासन कर सकता है। और हुए हैं, एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि वक्फ के मामले पे जो न्यायालय का कोई हक नहीं है। अरे दुनिया के मुकदमे पड़े हुए हैं न्यायालयों में। सवाल इस बात का, ये भी तो अलग तरह राम जन्मभूमि को मक्के मसले को लेकर के कहा गया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या न्यायालय ने माना? उसको खारिज कर दिया। तो यह एक तरह का एक जानबूझ करके पैदा किया गया विमर्श है। वक्फ के विवाद को हल करने की कोशिश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर कैसे नहीं कि इसको पारित ही कराना है। जिन विधेयकों को उन्होंने पारित कराने की अपने बल पे कोशिश की, पारित करा लिया। सदन से सदस्यों को बर्खास्त करने की नौबत भी आ गई, लेकिन उन्होंने पारित कराया। लेकिन इस बिल के साथ स्थिति है कि इनको सहयोगियों की जरूरत है। और मेरा अपना मानना यह है कि इस बिल पर सरकार का सहयोग करके टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, चाहे एलजेपी, ये कोई भी आत्मघाती कदम नहीं उठाएगा। उनको भी अपने राजनीतिक समर्थकों की चिंता है। उनके राजनीतिक समर्थकों में अल्पसंख्यक वर्ग है। तो वक्फ के मुद्दे पर तो सरकार वह आक्रामकता नहीं अख्तियार कर सकती जो अपने एजेंडे को अपने एजेंडे में शामिल अलग अलग विषयों को लेकर के लागू करती रही है, चाहे 370 हो चाहे किसी कानून हो। इसमें उनके सहयोगी उनका साथ नहीं देंगे और यह सहयोगियों का ही दबाव था। आप सोचिए कि यह सरकार पिछले 11 वर्षों में कितने मामले जेपीसी में भेजी है, कितने विधेयक, लगातार उनका प्रतिशत गिरता चला गया है। आनंद फानन बिल पास कराए गए हैं।
लोगों ने ये शिकायत की है संसद सदस्यों ने कि उनको समय पर बिल नहीं दिए गए और उनको बिना बहस के बिल पारित कराने की कोशिश की गई। ये आरोप लगता रहा है सरकार के ऊपर और सरकार ने कभी इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने अपना ही तरीका अख्तियार किया और सिलेक्ट कमेटी को और जेपीसी को, संसदीय समितियों को विचार के लिए बिलों को भेजना, यह तो लगभग परंपरा ही खत्म होती जा रही है। तो अगर इन्होंने भेजा है तो ये विपक्ष, ये इनका सहयोगी दलों का दबाव है। विपक्ष से तो सरकार कोई विमर्श करती रही है, विपक्ष की मांगों को लेकर के कोई गंभीरता से कभी दिखाया नहीं, कोई संवेदनशीलता से नहीं दिखाई। सवाल ये है, ये उनके सहयोगियों का ही दबाव है और उनके सहयोगी अपने उन बातों से दूर नहीं जा सकते क्योंकि उनको भी अपने समर्थक वर्ग की चिंता है और वो अपने समर्थकों को अपने सलाह कर लेंगे, ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अब रही मोदी जी की बात, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मोदी जी में जो आपने भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस में किस तरह का संघर्ष हो सकता है। बीजेपी और आरएसएस एक है। मैं यह भी मानता हूं कि बीजेपी में वही होता है जो संघ के पदाधिकारी चाहते हैं। संघ के पदाधिकारियों से इतर कोई निर्णय ले ले बीजेपी, ऐसा संभव नहीं हुआ जी। और इसीलिए संघ का बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में संगठन का महासचिव होता है। लगातार परंपरा चली आ रही है, कभी यह नहीं हुआ कि संघ का कोई व्यक्ति संगठन महासचिव के पद पर न रहा हो। और ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशाली है, जिसका चेहरा है, जिसकी पहचान है अपने कैडर में और अपने पदाधिकारियों, ये कभी नहीं होता। तो यह जो बात कही जा रही है कि मोदी जी किसी तरह से कमजोर, क्यों कमजोर होंगे? आरएसएस क्यों कमजोर करेगा उनको? आरएसएस का कौन सा एजेंडा है जिसको मोदी जी की सरकार बड़ी आक्रामकता के साथ लागू न कर रही हो, किसी भी एजेंडे को लागू करने में कोई कोताही बरती हो? संघ के तमाम लोग सरकार में विभिन्न पदों पर नियुक्त न किए गए हों, विभिन्न संस्थाओं में, संगठनों में, पदों पर, विभागों में संघ के लोगों की नियुक्तियां न की गई हो जहां सरकार नियुक्त करती है। सरकार के पास आत्मनियुक्ति का ये सबसे बड़ा आधार यही है कि आप संघ के कार्यकर्ता हो। सोनिया गांधी की आज जो आलेख है उसमें भी बातें साफ साफ कही गई है। तो अब अगर संघ का एजेंडा लागू हो रहा है तो संघ मोदी जी से दूरी क्यों बनाएगा? संघ मोदी जी को हटाने की बात कौन करेगा? इतनी आक्रामकता के साथ कौन एजेंडा लागू कर रहा है संघ का? और अगर आप ये कहा जाए कि संघ को मोदी जी ने कमजोर करने की कोशिश की, तो गुजरात में भी उन्होंने कमजोर किया। क्या गुजरात में आज संघ की वो ताकत है, वह संगठन है, कोई पहचान रह गई उनकी? वह सब कुछ मोदी जी है। बावजूद इसके मोदी जी को कमजोर करने की कोई कोशिश नहीं की। संघ के पदाधिकारी, संघ के स्वयंसेवक, संघ के लोग, संघ की संस्थाएं लगातार मोदी जी के साथ खड़ी रही हैं, आज भी खड़ी हैं। क्या जब सरकार बदल दिया था मोदी जी ने वहां गुजरात में, उसमें संघ के स्वयंसेवक उसमें मंत्री नहीं थे? पूरी की पूरी सरकार को हटा दिया। नए पूरा मंत्री से लेकर के कोई मुख्यमंत्री से लेकर उप मंत्री तक किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज भी जो मोदी चाहते हैं गुजरात में होता है। बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि यह जो यात्रा है संघ के मुख्यालय पर, जो पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संघ के मुख्यालय पर जाने की कोशिश की, यह केवल एक मतलब इसको बहुत महत्वपूर्ण मैं नहीं मानता हूं, या कोई ऐसा भी नहीं मैं मानता हूं कि इसको लेकर के कोई नीतिगत फैसला हो रहा हो, या संघ के मोहन भागवत जी से ऐसा तो है नहीं कि इनकी मुलाकात नहीं होती रही हो। मुख्यालय को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के देशों में दोनों के अच्छी कई बार की मुलाकातें हैं। संघ को हर तरह से सरकार मदद कर रही है। जो आज दिल्ली में इतना बड़ा मुख्यालय बनकर तैयार हो गया, क्या वो सरकार के सहयोग के बिना बन सकता था क्या? जो आज संघ के आर्थिक संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, वो बिना सरकार का सहयोग के संभव है। तो आखिर सहयोग बिना संघ मोदी जी से दूरी क्यों बनाएगा? मोदी जी को कमजोर करने की कोशिश क्यों करेगा? बिल्कुल, मोदी जी के रहते, मोदी जी ने जिस तरीके से संघ को बढ़ाया है, संघ के एजेंडे को बढ़ाया है, हो सकता है कि उससे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस तरफ नहीं बढ़ा पाए। आप यह कह सकते हैं कि उनकी मिलीजुली सरकार थी और मोदी जी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अरे यार, तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने, मोदी जी की 2024 की सरकार ने किस एजेंडे से अपने आप को अलग कर लिया?
क्या आज संघ के लोगों को तरजीह नहीं मिल रही हो, या संघ के एजेंडे पे आगे बढ़ने की कोशिश न कर रहे हो? तो ये और मेरा भी मानना है कि संगठन में भी, मतलब मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि संगठन और सरकार में किसी तरह के गतिरोध का संदेश संघ नहीं देना चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह का गतिरोध है। ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने नहीं आएगा जिससे किसी भी तरह के तनाव की स्थिति सरकार में, मोदी जी में और पार्टी के अध्यक्ष में बनती हो। ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां संघ नहीं पैदा होने देगा। और यह इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि संघ ने अतीत में कभी हालात पैदा नहीं होने दिए। तमाम तरह की शिकायतें मोदी जी को लेकर के, संघ के तमाम लोगों की स्थिति, आज इस सरकार में संघ के तरफ पूरी तरह समर्पित लोगों की क्या स्थिति है, चाहे डॉक्टर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, इवन आप आज की सरकार में आप नितिन गडकरी साहब को ले लीजिए, उनके मंत्रिमंडल में उनके मंत्रालय की संख्या घटती चली गई, संगठन में उनकी भूमिका कम होती चली गई। किसने पूछा? संघ उस समय भी चुप रहा और अभी भी चुप है जब विभिन्न राज्यों में ये एकदम बिना जनाधार या एकदम नए नए लोगों को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित कर दिया बीजेपी ने, तब भी नहीं बोली हो। तो मेरा अपना मानना है कि यह एक रस्मी दौरा था और संघ और बीजेपी में या संघ और मोदी जी में किसी तरह का तनाव मैं नहीं देखता हूं। संघ को, यह भारतीय जनता पार्टी और संघ का ही तरीका है कि हमेशा विमर्श में संघ को बनाए रखिए कि राजनीतिक उपलब्धियां संघ के कारण है और राजनीतिक जो नुकसान हुआ वो संघ की सक्रियता के कारण नहीं है। यह भी भारतीय जनता पार्टी का अपने संगठन, अपने विचार, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत